हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज जो हम सभी लोग यहाँ फिर से आए हुए हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। ओके, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, किन कंपाउंड्स में होता है, उनके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा पढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड हैं, हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड है। और उस कंपाउंड में एक गुण देखा गया है बहुत सारे कंपाउंडों के बीच में, कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट एक्चुअली में उन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज जो है वो सब के सब अलग अलग है। तो हम इनको लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन: डिफरेंट compounds having same molecular formula। मतलब आइसोमेरिज्म क्या हो गया? कंपाउंड्स जो होंगे वो एक्चुअली में डिफरेंट होंगे, बट उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारा तात्पर्य क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये हो गया, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, ईच और एवरी एटम जो होंगे, मतलब मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर किसी में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है, तो उसके जितने भी आइसोमेरिज्म होंगे, उसके जितने भी कंपाउंड होंगे, उन सब में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन सब की संख्या क्या होगी? सेम होगी। बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड के सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके? आइसोमेरिज्म हम लोग जान चुके हैं क्या होता है। मतलब कंपाउंड्स है, कंपाउंड से क्या हो गए? उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए, बट एक्चुअली में वो कंपाउंड क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। और जब कंपाउंड ही डिफरेंट हो गए फिर कहना ही क्या है? तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, और अलग अलग रिएक्शन शो तो करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली में होता कितने टाइप का है। तो देखते हैं। आइसोमेरिज्म जो होता है मेनली वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। कौन कौन? फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डील करेंगे यहाँ पे। स्टीरियो का बाद जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद जाएंगे हम स्टीरियो में। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हम लोग हेडिंग नीचे से हेडिंग दीजिएगा आप लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए हेडिंग देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे ही, कि आइसोमर है। आइसोमर है मतलब उन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। बट यहाँ नाम में ही क्लियर है, सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है इसमें। नाम में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर। मतलब क्या? उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब isomers which have different structural formula। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब इनके एटम के बीच का जो कनेक्टिविटी होगा अलग अलग होगा। डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स। मतलब पहले हो सकता है, पहले जो एक स्ट्रक्चर होगा उसमें लेटर सपोज कोई ऑक्सीजन जुड़ा होगा कार्बन से, दूसरे वाले में किसी और कार्बन से जुड़ा होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या कुछ और हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जान चुके हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फॉलोइंग टाइप्स है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा मेटामेरिज्म।
5वां रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूं। सिक्स नंबर टॉटोमेरिज्म। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आइसोमर्स होते क्या हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड्स जो कि क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे वो सेम होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अलग अलग क्या होंगे, कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट क्या, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अलग टाइप के होंगे। कहीं पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, कहीं पे डबल बॉन्ड का चेंज हो जाएगा, कहीं पे रिंग बन जाएगा, कहीं पे ओपन चेन हो जाएगा। उससे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अलग अलग आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। चलिए फर्स्ट रिंग लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप है वो सब अपने नाम में ही अपना डेफिनेशन छुपा कर रखे हुआ है। मतलब उस आइसोमेरिज्म का सिर्फ और सिर्फ हम नाम जान ले तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो फर्स्ट जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअली में नाम में ही छुपा हुआ है। क्या, चेन आइसोमर्स है, मतलब फॉर्मूला सेम होगा बट क्या होंगे, कंपाउंड उनके डिफरेंट होंगे। और यहाँ बात हो रही है चेन की, तो मतलब समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि वहाँ उनके पेरेंट चेन क्या होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइसोमर्स which have different size of parent chain और साइड चेन। चलिए अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन। मतलब वैसे आइसोमर जिनके पेरेंट चेन में डिफरेंस के कारण वो एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म से वो करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल C4H10 कौन सा कंपाउंड है ये, जी हाँ ये है 4 कार्बन वाला है और अल्केन है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन के पास यहाँ 4 कार्बन है, तो इसके
कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं। सबसे पहली बात जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये पूरे आइसोमरिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हमारे पास मतलब पहला एग्जांपल लिए हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला दे दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इससे हमें आइसोमर ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे? इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप 4 कार्बन का यहाँ दिया हुआ है, तो 4 कार्बन का सबसे बड़ा चेन है, कितने बन सकता है? 4 कार्बन का बन सकता है। सबसे पहले वो ड्रॉ कर ले, 4 कार्बन, और इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे हम लोग। यहाँ CH3 हो जाएगा, CH2, CH2 और CH3, मतलब 4 कार्बन का सबसे बड़ा पॉसिबल कौन सा चेन हो सकता है? ये हो सकता है। और क्या, तो इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। इसके अलावा 4 कार्बन के चेन में और कोई पॉसिबिलिटी है इसके स्ट्रक्चर का? नहीं। अब हम लोग किस पे आएंगे? 3 कार्बन पे आएंगे, CH3, CH2, CH3। चलिए, हमारे पास कितने कार्बन बचे हुए हैं? 1 कार्बन। उसको अगर यहाँ डाल देंगे, मान के चलिए हमारा मन करता है हम यहाँ लगा देते हैं, एक्चुअली में क्या होंगे? ये फिर से 3 कार्बन का चेन नहीं बच रहा। कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का, क्योंकि चेन है, इसको हम रिंग के जैसा बिहेव कर सकते हैं, चेन के जैसा पकड़ के इस एंड को पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे, फिर से क्या हो जाएगा? ये यही बन जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो आप लोगों को, क्या करना है? सबसे आसान तरीका, इसका नाम लिख लीजिए, नोमेनक्लेचर कर लीजिए, और इसका भी, मतलब जिस कंपाउंड में आपको कन्फ्यूजन हो कि वो आइसोमर होंगे या नहीं होंगे, सिंपल सा तरीका है क्या, कि आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए उस कंपाउंड का, और अगर नाम सेम आ गए तो मतलब क्या, कि वो उसके आइसोमर्स नहीं होंगे। और अगर सेम नहीं आए और उतने कार्बन को, उतने मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वो आइसोमर होंगे। इसका नाम लिखिए, ये हो जाएगा N ब्यूटेन। इसका नाम लिखिए 1 2 3 4, ये भी क्या हो रहा है? N ब्यूटेन। मतलब कि ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड है, तो ये इसके आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं। बस यही समझाने के लिए मैं आपको इसको ड्रॉ किया था। यहाँ हम लोग 4 कार्बन का देख चुके हैं। अब 3 कार्बन में फर्स्ट नंबर पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने लगाया था, लगा के देख लिया, फिर से वही बन रहा है। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि सेकेंड नंबर जो है यहाँ लगा देते हैं कार्बन को। अब इसका नाम कर लीजिए, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या दोनों का नाम अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। इसका मतलब कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा, ये था पहला, C5H12। यह कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो इसके लिए मैं अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पहले GOC में पढ़ाया गया है, वहां लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड, फुल्ली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो C5 1 2 3 4 5, C5 मतलब पेंटेन का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, एक यही पॉसिबल है। अच्छी बात है। क्या 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 5 कार्बन के चेन में कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का? नहीं। तो क्या करेंगे हम? पैरेंट चेन को छोटा करेंगे। यहाँ 5 कार्बन था, इसका नाम हो गया पेंटेन। अब आते हैं कितने कार्बन पे? 4 कार्बन पे। 1 2 3 4, हमारे पास कितना बच गया? 1 कार्बन। क्या उस कार्बन को हम यहाँ लगा सकते हैं? नहीं, कि ये गलती अभी हम कर चुके हैं। यहाँ हम फर्स्ट कार्बन पे
लगाए थे और हमारा पेरेंट चेन फिर से लंबा होके पिछले वाले में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ भी अगर हम लगाएंगे यहाँ पे एक कार्बन तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये फिर से पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर पे लगाएंगे। अब देखिए उसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4। एक बात और, हम लोग यह नाम कैसे लिख रहे हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे तरीके से। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर करके देख चुका है। इसलिए और किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रही है नाम हम कैसे लिख पा रहे हैं, इधर से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग जाके एक बार वो लेक्चर देखिए। इसका नाम हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो क्या इस दोनों के नाम अलग अलग है? हाँ है, मतलब एक दोनों के आइसोमर होंगे। अब फिर आते हैं 3 कार्बन वाले पे। क्या 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी है? बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, क्या सर हम इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा सकते हैं? आपने बोला कि फर्स्ट नंबर पर नहीं लगाना है, हम मान लिए, लेकिन यहाँ भी तो पॉसिबल है थर्ड नंबर। वेट, ये थर्ड नंबर कब है? जब यहाँ पे ये मिथाइल लगा हुआ है तब ये थर्ड नंबर है। अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर इस मिथाइल को उठा के हम यहाँ लगा देंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग इधर से नहीं होगा, अब नंबरिंग होगा इधर से, और फिर 1 2 3 4। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम लोग आते हैं थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन है, कितने कार्बन का चेन है? 3। हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? 5। तो फर्स्ट नंबर पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट चेन बड़ा हो जाएगा और फिर से पीछे वाला रिपीट कर जाएगा, तो ये हम लगा नहीं सकते हैं। सेकंड नंबर पर बच गया, और सेकंड नंबर पे अगर एक ही बार हम 2 कार्बन लगा दिए इथाइल, फिर भी मेरा क्या हो रहा है, पेरेंट चेन बढ़ रहा है। अभी हमारा पेरेंट चेन था 1 2 3 कार्बन का, यहाँ इथाइल लगा दिए तो 1 2 3 4 कार्बन का बन गया पेरेंट चेन। तो सेकंड नंबर पे ये बात ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट नंबर पे नहीं लगा सकते हैं कोई भी कार्बन हम, और सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते हैं। ये दिमाग लगा कर रखिएगा, आगे बहुत सारे काम आएंगे। अब सेकंड पे इथाइल नहीं लगा सकते हैं, बट हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये तो है कि हम यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दे। अरे होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिए हम। अब देखिए इसका अब नाम लिखिए। चलिए हम लोग इसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या इसका नाम पीछे वाले के नाम से मैच कर रहा है? नहीं, तो ये इसका एक आइसोमर होगा। चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लिए? अब मैं रब कर देता हूं। आइसोमरिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और सेकंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण वो अलग अलग कंपाउंड हो रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही सबका, बट उनका स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए। चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शन आइसोमरिज्म और मेटामेरिज्म और रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म। हम लोगों ने पहला वाला देख चुके हैं क्या, तो व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म। क्या होता है?
कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो जाता है कंपाउंड्स जिनके पेरेंट चेन में डिफरेंस होने के कारण जो आइसोमेरिज्म हो उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट लिखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? चलिए हेडिंग दीजिए। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स हम किससे बोलते हैं? कंपाउंड्स वैसे आइसोमर विच हैव सेम साइज ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन बट different position of functional group, multiple bond and substituents. A structural isomers having same size of parent chain and साइड चेन। मतलब कि वैसे आइसोमर्स जिनके पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर क्या होगा? सेम होगा, और उनके साइड चेन भी क्या होंगे? सेम होंगे। बट क्या होंगे डिफरेंस उनके पास? कि उनके फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का और सब्स्टिट्यूएंट का उनका पोजीशन अलग अलग होगा। बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो समझे आप लोग? पोजीशन आइसोमर किसको बोलेंगे हम लोग? कि वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिनके पेरेंट चेन का साइज और साइड चेन का साइज वो क्या होगा? वो तो सेम होगा, बट एक्चुअली में इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? IUPAC नोमेनक्लेचर में कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट, इन सब का पोजीशन क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये इसके फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम इस फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर पर लगा देते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। जिन बच्चों को नंबरिंग समझ में नहीं आ रहा होगा कृपया करके IUPAC नोमेनक्लेचर का क्लास देखें, वहाँ अच्छे से बताया गया है। 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें देखिए पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, 4 कार्बन का। क्या पेरेंट चेन बदल रहा है? नहीं। कोई सब्स्टिट्यूएंट चेन है, साइड चेन है? नहीं। बट क्या हो रहा है इसमें? जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पे हैलाइड में क्लोरीन, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। चलिए नोट कर लीजिए, और एक और क्वेश्चन हम लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं।
आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन क्या होता है और पैरा पोजीशन क्या होता है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स ऑफ डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्या क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। मार्कर ड्रॉ ऑल पॉसिबल पोजीशन isomers of dibromo क्लोरोबेंजीन। चलिए, डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है। तो बेंजीन महानुभाव ऐसे होते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या ऐसे, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये सब रेजोनेंस का बात है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैंने। ये बेंजीन है, ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, उसको बेंजीन मानेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, इसके ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, एक बात और, आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा कि ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन क्या होता है और पैरा पोजीशन क्या होता है। तो ऑर्थो पोजीशन में बता देता हूँ, मान के चलिए यहाँ बेंजीन है, इसमें कोई आपसे पूछेगा कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होगा, पैरा होगा, आप नहीं बता सकते हैं। बट जब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, मेटा, और ये पोजीशन क्या हो जाएगा, पैरा। मतलब जब तक ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन ही है, बट इसमें अभी क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कोई ग्रुप अटैच है, नहीं है, तो इसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा अभी नहीं होगा। बट जब इसमें कोई ग्रुप लग चुका है, फंक्शनल ग्रुप लग चुका है, अब इसके जस्ट बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये साइड इस साइड, ये वाला हो जाएगा मेटा, ये भी मेटा, और ये वाला पैरा पोजीशन। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, डाइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बना लिया। एक बार ब्रोमीन को यहां डाल देते हैं ऑर्थो पे। अब क्या कर सकते हैं, एक बार ब्रोमीन को हम लोग मेटा पर डाल दिए और एक बार ब्रोमीन को पैरा पे डाल दिए। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास बस क्या कितना गया, डाइब्रोमो, मतलब दो ब्रोमीन है, दोनों का इस्तेमाल हमने कर लिया है। अब ब्रोमीन के लिए इसके अलावा कोई और पोजीशन नहीं होगा, कहीं भी आप रख के देखिए ब्रोमीन को, यही तीन कंडीशन बनेंगे, या तो ऑर्थो पे आएंगे, या मेटा पे आएंगे, या पैरा पे आएंगे। हमारे पास बस कौन सा गया, क्लोरो। अब इस वाले में क्लोरीन के लिए कितने कंडीशन है, चलिए देखते हैं। इसमें एक हो सकता है हम यहाँ पर लगा दें क्लोरीन,
और ब्रोमीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं क्लोरीन, यहाँ पे लगा सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि सर एक बार यहाँ लगा दीजिए। चलिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए लगा देते हैं। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। क्या इस स्ट्रक्चर में और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं। एक्चुअली में ये इसके जो इसका नोमेनक्लेचर होगा वही इसका नोमेनक्लेचर होगा। और जो इसका नोमेनक्लेचर होगा वही इसका होगा। एक्चुअली में ये दोनों कंपाउंड क्या है? ये और ये एक ही है, बस थोड़ा सा समझने का डिफरेंस है। आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों का नाम लिख के देख लीजिए, नाम सेम ही आएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आपके समझने के लिए मैं बना दिया था ये स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर नहीं होंगे। दो यहाँ से हो गए। अब इसमें एक बार क्लोरीन हम यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लगा हुआ है, ये हम लोग लगा चुके हैं। अब एक बार यहाँ लगा देते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ है, यहाँ है। अब एक बार हम लोग यहाँ लगा देते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, बट यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? बट अगर हम यहाँ पे लगाने जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर और ये वाला रिपीट कर जाएगा कि दो ब्रोमीन है, दोनों के बीच में एक पोर्शन छूटा हुआ है और एक ब्रोमीन के बगल में लगा चुके हैं हम, एक क्लोरीन लगाए हैं हम, सॉरी क्लोरीन लगा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, आप लोग सबका नाम लिख लीजिएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इस पोजीशन में यहाँ पे लगेगा। आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, यहाँ ब्रोमीन है पहला पोजीशन पे, यहाँ चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कहीं भी लगाइएगा सबका नाम सेम ही आएगा और सब एक ही कंपाउंड होंगे। आप लोग लिख के देख लीजिएगा। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग काउंटिंग इट। एक कंपाउंड, 2 3 4 5 6, इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल आइसोमर 6 आंसर। चलिए आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।